दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज की इस टॉपर स्टॉक में। जेकेएसएसबी के टॉपर टॉक्स जो हमने स्टार्ट की है। इससे पहले हमने इलाही महफूज भाई से हमने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वसीम भाई से। वसीम जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं और वसीम भाई ने जेकेएस 2021 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 2022 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। इन एडिशन टू इट वसीम भाई ने उसके बाद सब्सिक्वेंटली जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया एंड फाइनली उनकी जॉब भी लग गई और जून 2023 में उन्होंने ज्वाइन किया एज जूनियर असिस्टेंट इन पीडब्ल्यूडी आर&बी। और उसके बाद वसीम भाई ने रिसेंटली जेकेपीएसआई में 123.5 स्कोर लाया जेकेपीएसआई के एग्जाम में और इनका जो टोटल ओवरऑल रैंक है वसीम भाई का वो रैंक 38 है, टू डिजिट यानी कि 3838। सो वसीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और इस टॉपर स्टॉक पे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके साथ में वसीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की जर्नी। जेकेपीएसआई को लेके मैंने बहुत सारे सेशंस करे हैं और कहीं ना कहीं ये जर्नी मेरे दिल के साथ भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको से मुबारकबाद, आपका जेकेपीएसआई का जो सफर है आपका, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। तो वसीम भाई, अब आप फाइनली 2 दिन के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है, प्रोबेबली इन द डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा में, प्रोबेबली विच इज शेड्यूल्ड। सो आई थिंक एक 30-45 डेज का आपका फाउंडेशन कोर्स होगा यहाँ पे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको अलग अलग एरियाज में डाल दिया जाएगा, एसकेपीए में भेज दिया जाएगा और बाकी आपके एरियाज में आपको अलग अलग बैचेस में भेज दिया जाएगा। सो वसीम भाई, सबसे पहले यस सर। आपके साथ बहुत बातें करनी है आज, आपके साथ खुल के बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपके बेसिक स्कूलिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। आपने स्कूलिंग की और ग्रेजुएशन कब किया उसके बारे में हमें बताइए। यस सर, मेरा नाम है सर वसीम अकरम। मैं हूँ मरमत से, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो मेरी सर स्कूलिंग जो हुई है वो अप टू 5th जो है वो मेरी एक प्राइवेट एकेडमी में हुई है। उसके बाद फिर मेरी जो बाकी की स्कूलिंग है 11th 12th वगैरह वो मैंने जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोहा मरमत से की। वेरी गुड। तो उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है जीडीसी डोडा से हुई। सब्जेक्ट मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तो फिर मैंने पीजी की केमिस्ट्री में और उसके बाद फिर बी, बस उसके बाद जेकेएसएसबी की जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई 2018 में हुई। सबसे पहले वो उस टाइम पे एसआई का एग्जाम दिया था, तो वसीम भाई, उसमें यहाँ जो पे है मैं वो आपको थोड़ा रिटर्न सा हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करूंगा। आपने मास्टर्स कब कोई कंप्लीट बात की? नहीं आपने बैचलर्स कौन से साल में कंप्लीट की और उसके बाद मास्टर्स कौन से साल में कंप्लीट किया आपने? सर। बैचलर सर मेरी हुई थी 2015 में ओके, और मास्टर्स मेरी हुई 2017 में। वेरी गुड। तो बैचलर्स डिग्री आपने 2015 में कंप्लीट की और मास्टर्स आपने 2017 में कंप्लीट की और उसके बाद आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। यस सर। तो ठीक है, तो मुझे बताइए आप वसीम भाई, आपने जब जैसे ही आपने मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद कैसे आपको आइडिया आया, कैसे आपको ख्याल आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाने का? कैसे आपने क्या ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था या आपने यूपीएससी सीडीएस या फिर एसएससी सीजीएल या फिर किसी रेलवे बैंकिंग का एग्जाम कोई और दिया? मतलब कहाँ से आपको ये दिमाग में ख्याल आया कि आप मुझे कॉम्पिटिटिव की तरफ जाना चाहिए? जब हम मास्टर्स के लास्ट सेम में थे तो तब हमारे एक वहाँ पे एक सर हमें मिले। तो उन्होंने बताया कि मतलब आपको कम्पिटिटिव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन का उतना पता नहीं था हमें उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे हमें कुछ
आज मैं उस टाइम को देखता हूँ तो कुछ भी नहीं आता था, मतलब मैथ्स, रीजनिंग वगैरह जो है, एक मतलब नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होके भी बट बेसिक मैथ्स जो पूछते हैं वो कुछ पता नहीं था। तो फिर वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ो, तो सीडीएस के लिए स्पेशली उन्होंने बताया था। तो ओके। बट फिर सीडीएस के लिए ऐसे थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट की, बट सीडीएस का एग्जाम कोई भी नहीं दिया। तो उस टाइम पे वो 2017 में वो एसआई की पोस्टें आई थी, तो फिर उसके लिए जो है तैयारी स्टार्ट की। तो ओके। फिर उसमें जो है तो उसका जो है रिटर्न हुआ था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में जो है बाहर हो गए थे। तो वो मतलब लाइफ का पहला एग्जाम था। वेरी गुड। तो मतलब तो आप उस टाइम पे जो है 2017 का जो 19 का बैच था, उस बैच में आपने रिटर्न क्वालिफाई किया था, फिजिकल भी किया था, लेकिन आप इंटरव्यू में रह गए थे। यस सर। वेरी गुड यार। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये पुरानी जर्नी है। आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हो। आई मीन आप बहुत लंबी रेस लगा के आए हो, बहुत लंबा सफर तय करके आए हो। तो खैर, जो अल्लाह ताला को हाँ, यस सर। मेहनत जो होती है वसीम भाई, व्हाट आई फील इज लाइक कि कभी कभी भी अ, अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करते कभी भी। जो मेरे व्यूवर्स जिसको भी मानते हैं, गॉड, भगवान, वो कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं करते। तो उसके बाद जब आप यस सर। यू व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई जेकेपीएसआई, तो उसके बाद फिर आपने क्या, किस चीज के लिए पढ़ा आपने उस टाइम पे? वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो जो फेलियर था उस टाइम का वसीम भाई, उसने क्या चीज आपको सिखाई, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपने क्या चीज प्लान की नेक्स्ट? हाँ, मतलब फेलियर तो थोड़ा थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था, तो जब नहीं हुआ उस टाइम पे, तो उसके बाद फिर मैंने, उस टाइम पे कोई पोस्ट तो थी नहीं वैसे, तो उस टाइम पे बैंक की पोस्ट आई थी, तो अब सोचा कि इसके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि बैंक का भी एक अच्छा नंबर था पोस्ट का। तो ओके। फिर उसके लिए पढ़ा, 2-3 महीने उसके लिए ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा, तैयारी की। तो फिर उसका जो फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें खास नहीं 55 ही मार्क्स आए। तो फिर उसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया था नेक्स्ट टाइम, बट तब तक जो है फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, तो फिर उसके लिए स्टार्ट किया। तो फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी नहीं, उसमें मेरा स्कोर 68 था, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। ओके। तो फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो है थोड़ा सा ये था कि उसमें ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसा फील होता कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं कर लेंगे। तो बट फिर उसके बाद असली जर्नी का पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो है इस तरीके से नहीं चलेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई थी। तो बीच में फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से मैं स्टिक होके जो है ये जूनियर असिस्टेंट की तरफ चला गया। ठीक ठीक तो ठीक। और इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत जो है केस की भी तैयारी की थी, जो गैप मिला था बैंक के एग्जाम के बाद, जो गैप मिला था उसमें थोड़ी केस की भी तैयारी की थी, कोई 8-9 महीने उसकी तैयारी की थी। मतलब डेडिकेटेड आपने 8-9 महीने जेकेपीएससी को दिए थे? हाँ, जेकेपीएससी को। तो फिर उस बार जो है 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, तो फिर मेंस तो हुआ नहीं। बट उसके बाद से फिर कभी मतलब जेकेपीएससी के लिए मतलब उस लेवल की जो तैयारी चाहिए होती है वो नहीं कर पाए। फिर जेके ये मतलब जॉब के लिए भी सोच रहे थे कि मतलब पहले हम्म। जॉब भी कहीं मिलनी चाहिए। हम्म। तो फिर जेके एसएसबी में जब एक बार घुस गए, तो फिर जब तक मतलब इसमें वो जूनियर असिस्टेंट का फिर एग्जाम हुआ वो नहीं हुआ, जब तक उसका एग्जाम था, तो फिर जेकेपीएससी की तरफ नहीं जा पाए। ठीक। तो उसके बाद हाँ, तो क्योंकि फाइनली उसमें आपका अलग से एक जूनियर शेड्यूल चाहिए असिस्टेंट हो होता है। गया? हाँ, फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। ये तब इसकी जब पोस्ट आई थी, तो मुझे जूनियर असिस्टेंट का पता भी नहीं था कभी कि मैं इसका फॉर्म भरूंगा। बट ऐसे दोस्तों ने बताया कि यार हमें टाइपिंग शाइपिंग आती है, तो हम तो भर रहे हैं। तो मैंने भी फिर अपनी जगह सोचा कि नहीं, मैं भी भर लेता हूँ। तो फिर एग्जाम किया, फिर टाइपिंग शाइपिंग भी सीख ली। 1.5 महीने में, मतलब 1.5 महीने में सीख ली थी, 40-45 वर्ड हो गए थे। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर तो टाइपिंग का एग्जाम बहुत लेट हुआ। तो फिर टाइपिंग क्वालिफाई हो गई, तो उसके बाद फिर एग्जाम हो गया। तो फिर मतलब ये 2022 21 के एंडिंग में, के 22 में शायद इसका एग्जाम हुआ था। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लगता हाँ 2022 जनवरी में इसका एग्जाम हुआ था। हाँ। तो फिर इसका दिया, तो मतलब फिर एग्जाम देते टाइम ही पता चल गया था कि, इतना पता चल गया था कि नंबर आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स आ गए थे 80 में से 65 वेरी रिटन गुड। में। तो वेरी गुड। फिर तो फिर तो उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत मतलब स्टार्ट किया कि नहीं, दोबारा से थोड़ा सा केएस का पढ़ते हैं, बट फिर वैसा वाला रिदम नहीं बना। तो फिर उसके बाद फिर एसआई का फिर फर्स्ट टाइम हुआ था, वो कैंसिल हो गया फिर। बट उसमें भी क्वालिफाई था, उसमें रैंक था 4,
400 के आसपास। ओके, ओके, तो फिर फाइनेंस का एग्जाम दिया था, फाइनेंस में भी आए थे यही कोई 85 मार्क्स थे उसमें, 85 नहीं 84। ओके। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट वाला था, तो हम्म। फिर वो भी कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर सिर्फ एसआई के लिए पढ़ा हुआ था, तो उसी को रिवाइज किया लास्ट पे कोई 1 महीना, तो फिर इस बार एसआई में हो गया। तो बहुत बहुत बढ़िया वसीम भाई। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपने जूनियर असिस्टेंट की बात की, हम आगे स्ट्रेटजीज और सारी मिस्टेक्स वगैरह बच्चे क्या करते हैं उन सब पे आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपने जूनियर असिस्टेंट की बात छेड़ी है। अब क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट है वो अ, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द जेकेएसएसबी ने उसको शेड्यूल कर दिया है। तो वसीम भाई, आपकी क्या हम्म। स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से आपने सीखा और क्या आपकी स्पीड, मतलब आपने जैसे बताया कि 45 वर्ड्स पर मिनट, तो व्यूवर्स को जरा बताइए कि उसमें वर्ड लिमिट क्या रखनी चाहिए आपकी, वर्ड्स पर मिनट क्या रहना चाहिए आपका, और आपको डेडिकेटेडली जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपने पढ़ना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सोर्सेज पे हम बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल आप स्किल टेस्ट पे बताइए कि स्किल टेस्ट को कैसे करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बिगिनर है तो उसको आप कैसे गाइड करोगे। यस सर। बिगनर भी जहाँ तक मतलब जिस एंगल से मैं देखूं, अपना देखा मैंने तो 1 महीने में भी मतलब आप जो है 35 ला सकते हो। थोड़ी सी आपके पास 40 स्पीड अगर होगी तो थोड़ा सा रहता है कि पेपर में हो जाएगा। अब 35 पे थोड़ा सा रहता है कि नहीं, शायद नहीं होगा। बट ये है कि टाइपिंग का मतलब मैंने जो किया था उस टाइम पे टाइम भी था हमारे पास, तब लॉकडाउन था। तो जो आपके पास मतलब जो फ्री टाइम होता है ना, तो मेरा ये मानना है कि टाइपिंग उस टाइम करनी होती है, ताकि जो है उससे जो है जो स्टडी में कोई फर्क ना पड़े। हम्म। जैसे सुबह हम उठते हैं तो 1 घंटा मतलब टाइपिंग कर ली जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद जैसे दोपहर पे जो थोड़ा सा टाइम होता है खाने खाने के आसपास, तो हम्म। उसमें थोड़ी सी टाइपिंग कर ली। या शाम को जैसे हम आधा घंटा कभी थोड़ा टहलने जाते हैं, ये तो उस टाइम पे टाइपिंग तो मेरा ये रहता था। मतलब मैं दिन में 3-4 घंटे करता था। बट उस टाइम पे मैं ये नहीं करता था कि इससे जो है मेन जो स्टडी है, तब मैं बेसिकली टाइपिंग कर रहा था साथ में, बट तब मैं थोड़ा फाइनेंस का भी पढ़ रहा था। ओके। तो फिर ये शेड्यूल रहा, तो फिर ना बस इस तरीके से मैंने की। थोड़ा सा इसमें ये रखना है कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है जब बेसिक वो कोर्स वगैरह होते हैं उसके, तो उस पे मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना है कोर्स पे। यही कोई हफ्ता आप एक दे दो या 10 दिन दे दो जो उसके बेसिक होते हैं। तो फिर जब आप पैराग्राफ पे जाते हो तो एक पैराग्राफ आप करते हो तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी लेना है, मतलब मिनिमम 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का भी आप रेस्ट ले सकते हो। ओके। तो एक टाइम पे जब भी करने हैं तो 3 से 4 पैराग्राफ आपको आपको करने हैं, ओके। 10-10 मिनट के। ठीक है। तो हम्म। अल्टीमेटली जो है एक एक मंथ में तकरीबन हो जाती है, मतलब 35। ओके। सो वसीम भाई, ये हो गई बात हमारी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट की। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं बता यस देना सर। चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है या लड़का है लड़की है जिसका टाइपिंग टेस्ट अभी होना है और उसकी स्पीड नहीं है, तो आपको पता है कि मतलब ऑनलाइन आपको गूगल पे बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे जहां से आपको, या आप टाइपिंग मास्टर भी आप ऐप करके डाउनलोड करेंगे आप अपने अपने लैपटॉप में, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है, तो उससे भी आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद वसीम भाई, यस सर, टाइपिंग खैर मास्टर तो ये हो गई बेस्ट है। हमारी स्किल टेस्ट के बारे में बात। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आते हैं हमारी जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्जाम है। चाहे मैं बात करूं हमारे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, पटवारी है, या फिर जेकेपीएसआई 2.0, जेकेपीएसआई जो दूसरी वैकेंसीज आने वाली हैं इस साल 2024 की, मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 750 और वैकेंसीज हैं, उस पे भी हम काफी डिटेल में आगे चर्चा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन जनरल सभी लोगों को कवर करेंगे। वसीम भाई, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो मैथमेटिक्स था आपका, मैथमेटिक्स जैसा कि आपने कहा कि कॉलेज के टाइम पे आपका मैथमेटिक्स वीक रहा, और उसके बाद आपने किस तरह से, मुझे बताया कैसे आपने इम्प्रूव किया, कितना टाइम आपने मैथ्स को दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक मैथ्स को। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, उनको मैथ्स का बहुत ज्यादा डर होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं और उनको लगता है शायद मैथ्स की वजह से मेरा नहीं हो यस पाया। तो वसीम भाई, आपका क्या कहना है मैथ्स के बारे में, आप प्लीज इसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। ये सर,
हाँ, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सर कॉलेज टाइम पे जब मेरा मैथ्स था तो तब मतलब तब मेरा मैथ्स ठीक था, अच्छा था मैथ्स। बट ये है कि उस टाइम पे मुझे जो ये बेसिक मैथ्स था तो इसके बारे में मतलब ये मेरा नहीं मतलब हो पाता था, जो बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस होते थे। हम्म। तो फिर मैंने जो है मैथ्स के लिए तभी मतलब जब एमएससी के लास्ट सेम में ही वहाँ पे एक सर थे, उनसे बेसिकली जो है मैथ्स पढ़ते थे। मतलब मैंने एमएससी देहरादून से की है, हम्म। तो वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत उनसे मैथ्स सीखी। तो बट यूट्यूब पे आज मतलब यानी इतना मटेरियल अवेलेबल है कि अगर जिसको मैथ्स मतलब नहीं भी आता होगा वो भी मैथ्स अच्छे से सीख सकता है। मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप अच्छा मैथ्स, जैसे जो मुझे अभी तक बेस्ट लगा है, अगर आपको मतलब फ्री में लेना होगा तो ऐसे तो पेड कोर्सेज बहुत हैं। फ्री में अगर आपको करना होगा तो एक एसएससी में एक सर पढ़ाते हैं, साहिल सर। तो हाँ। वो मतलब उनका मैथ्स जो है बहुत, वीडियोस उनकी बहुत ज्यादा होंगी। हम्म। बेसिकली डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चंस कराते हैं हम्म। का कोर्स है। बट उन्होंने जो है मैथ्स जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो ओवरऑल बट ये होता है कि लॉजिक वगैरह आप वहां से सीख सकते हो, तो फिर आपको जो है कोई बुक होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। मतलब जैसे आपने जो है एक टॉपिक पकड़ा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टाइम एंड वर्क की। अब टाइम एंड वर्क में जो है 5 से 6 किस्म के जो हैं टाइप्स के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब पहले तो सिंपल टाइप्स होते हैं, फिर थोड़े से कम्प्लेक्स, अल्टरनेट डेज या बाकी। तो उनमें ये करना है कि हर एक टॉपिक पे जो है मिनिमम आपको 100 to 200 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। तो फिर जाके ना थोड़ा वो माइंड में एक जो लॉजिकल सेटअप है वो होता है कि नहीं, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ट्राई करनी है, इस वाले में ऐसे। फिर जब एग्जाम सेंटर में भी बैठेंगे तो ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जो है एग्जाम सेंटर में हमें लगता है कि हम सारा कर लेते अगर टाइम होता। को ओके। कवर करने के लिए जो है पहले ही मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ठीक। बाकी ऐसा है कि मैथ्स ऐसा नहीं है कि अब कोई नहीं सीख पाएगा। मैंने मतलब देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था, और उनको भी अभी उन्होंने बहुत टाइम दिया। मतलब इसमें टाइम देना पड़ता है और यही रखना पड़ता है कि नहीं मैं कर लूंगा, हो सकता है। अब हम्म। कुछ ऐसे होते हैं उनको पहले से ही डर होता है कि नहीं नहीं कर पाएंगे, तो फिर नहीं हो पाता है। हम्म। तो और मैथ्स एक ऐसी चीज है मतलब छोड़ मार्क्स का आता है, तो अगर आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं बट फिर भी आपको मैथ्स में 10 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे अगर आपके बाकी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप जीके में आप मान लीजिए अगर आपका जीके 30 मार्क्स का है तो 30 आउट ऑफ 30 मुझे नहीं लगता है कि आप ले पाएंगे। हाँ, मैथमेटिक्स थोड़ा एक सा अब जीके ऐसा बहुत सब्जेक्ट वास्ट होता है है। जो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। यस सर, यस सर, वसीम भाई, यस एक सर, और चीज मैं बिल्कुल यहाँ सही। पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको ऐसा करना है, अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ना है। और बेसिक मैथ्स के लिए आप यस सर, हाँ रैंडमली बेसिक किसी मैथ्स। भी यूट्यूबर को उठा के, किसी को भी उठा के आपने नहीं नहीं पढ़ना है। कुछ रिनाउंड यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने ऑब्वियसली साहिल भाई ने अभी नाम लिया, वसीम भाई ने अभी नाम लिया साहिल सर का। तो आई नो हिम ऑल्सो। साहिल सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। साहिल सर के अलावा मैथ्स बाय आदित्य रंजन का नाम आपने सुना होगा वसीम भाई, आई थिंक। यस सर, हाँ। मैथ्स बाय आदित्य रंजन है। उसके अलावा कुछ और नाम लेना चाहूंगा मैं, जैसे कि अभिनय मैथ्स है। और उसके अलावा एक और सर हैं हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे एक और सर हैं, मुझे उनका राकेश यादव सर, राकेश यादव। ये कुछ ऐसे रिनाउंड एसएससी के यस सर, मैथ्स टीचर्स हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये पढ़ाते हैं। और एसएससी सीएचएसएल लेवल का यस जो सर। जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट सीएचएसएल लेवल का काफी अच्छे से करे और प्रीवियस ईयर पीवाई क्यूज करे एसएससी सीएचएसएल के, मुझे नहीं लगता है वसीम भाई कि वो जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकता है फिर। यस सर, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब वसीम भाई, रीजनिंग पे, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आप एक बिगिनर को क्या स्ट्रेटेजी दोगे रीजनिंग के लिए? जैसे सर मैथ्स में मैंने बताया सर, वैसे रीजनिंग में भी यही है कि रीजनिंग मतलब थोड़ा सा मैथ से थोड़ी सी इजी होती है, कोई भी कर सकता है। हाँ। बट कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा मैथ्स भी यूज होता है। हम्म। तो इसलिए अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो रीजनिंग का मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब जैसे आपके पास पहले कोई एक बुक होनी चाहिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जिसमें आप मतलब प्रैक्टिस वगैरह जहाँ से आप कर सकते हो। जैसे अरिहंत की रीजनिंग की प्रैक्टिस की बुक आती है या कोई और। बट ये है कि रीजनिंग में ये है कि रीजनिंग में जो लॉजिक आपने देखना होगा तो उसके लिए किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। कोई मतलब बिल्कुल। आपके एरिया में कोई अगर है, या अगर कोई यूट्यूब कोई पे यूट्यूब आपको पे मतलब है, पढ़ाता है बिल्कुल। तो हाँ।
तो कोई भी मुझे लगता है रीजनिंग में मतलब उतना कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जैसे ब्लड रिलेशन मैंने देखा, ब्लड रिलेशन जो है जैसे डीआर सर पढ़ाते हैं तो उनने बहुत अच्छा पढ़ाया है। हाँ। तो या अ, तो कुछ और भी है मतलब रीजनिंग मैंने वैसे यूट्यूब पे मैंने मैथ्स भी यूट्यूब पे उतना नहीं पढ़ा है, रीजनिंग भी नहीं। बट ये है कि मैंने देखा है कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो मैंने पढ़े हैं तो रीजनिंग इंसान जो है जैसे अड्डा 247 है या कुछ भी है और भी तो मतलब कहीं से भी सीख सकता है। बट ये है कि एक ही किसी एक को फॉलो करना है। हम्म। फिर अगर कुछ टॉपिक कहीं से समझ नहीं आ रहे होंगे तो वो आप कहीं और से ट्राई कर सकते हो। बट ये है कि प्रैक्टिस में रहना है तो रीजनिंग उतना वो नहीं है। रीजनिंग में आप जो है जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग भी है वो भी उसमें जो है यूट्यूब की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट कुछ क्वेश्चंस फिर भी मैं ये बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हो और एक ही सोर्स बेस्ट रहेगा। ये नहीं कि आप कंटिन्यू अलग अलग, मैथ्स में भी यही है और रीजनिंग में भी यही है। ओके, ठीक। तो तो बट ये है कि प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक होनी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं अपने एंड से रिकमेंड करूंगा सारे व्यूवर्स को कि आप एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर लीजिए, किरण पब्लिकेशन की। वन ऑफ दी बेस्ट बुक किरण हम्म, पब्लिकेशन की। उसमें टाइप वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वो चैप्टर्स मिलेंगे। या फिर आप एक और बुक ले सकते हैं। एक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक लेट मी जस्ट चेक इट। मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक और है बट एक राकेश में, पब्लिकेशन की भी आती है हाँ, शायद। अगर आपके माइंड में है तो आप बता क्या है। ये किरण पब्लिकेशन मेरे पास भी है। एक राकेश यादव करके आती है कि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इनके नाम हाँ की भी हाँ एक बुक आती हाँ, है। इनके नाम पे एक बुक आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कुछ बुक्स जो आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए भी, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। ये दोनों दोनों के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स लेनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस के अलावा नहीं होगा। तो ये है आपका ये आ गया मैथ्स और रीजनिंग का। वसीम भाई, एक चीज यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ कि एक आर एस अग्रवाल करके भी आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा बल्कि बुक है और उसमें बहुत ज्यादा हाँ, आर एस अग्रवाल बेसिक की भी। बेसिक हाँ क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से कुछ अनवांटेड भी है उसमें। कैट का भी डाल दिया है उसमें, कुछ सीजीएल का भी डाल दिया है, सीडीएस का भी डाल दिया है। तो बच्चा अगर वो करेगा एक एक क्वेश्चन तो उसके पास उतना टाइम नहीं बचेगा। तो हमारे मतलब जैसा आपने बताया और जैसा मैं मेरी सजेशंस हैं वो ये हैं कि आप किरण पब्लिकेशन की ले लें। वसीम भाई, 2 दिन यस सर, पहले, हाँ आर एस अग्रवाल की। हाँ, आर एस अग्रवाल की भी रीजनिंग की मेरे पास है उसकी भी बुक। बट उतना मतलब लेने की जरूरत नहीं है जहां तक मैंने भी वो पढ़ी है। हाँ, वो तो काफी मैथ्स बल्कि के लिए बुक है। एक, मैथ्स के लिए आप ले सकते हो अगर बिगनर्स हो ना, तो उसके लिए एक आर एस अग्रवाल की छोटी सी बुक आती है सीडीएस के लिए स्पेशली। हाँ तो हाँ, मुझे लगता है कि वो भी बुक बहुत अच्छी है अगर बिगनर्स में कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। बिल्कुल। वसीम भाई, मैं कुछ दिन पहले अ, कुछ सेलेक्टीज जे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू देख रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू। और उनका ये कहना था कि भाई मैथमेटिक्स हमने फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से किया है। फास्ट ट्रैक अरिहंत की बुक आती है, वो बुक मेरे पास भी है। अगर आप मुझे बताओगे तो आई कैन शो यू। बट जहां तक मैंने उस बुक को रिसर्च की, उस बुक को देखा पढ़ा, तो उसमें एक टॉपिक पे आपको 10 या 12 क्वेश्चंस टोटल दिए हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड वन। आप क्या कहते हो इसके बारे में। ये हाँ, ये बुक मैंने भी सुना है इसके बारे में, मुझे किसी ने बताया भी था। बट अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं मैथ्स में तो फिर इस बुक पे जाओ। ये हम्म, नहीं कि अगर कोई बिगिनर होगा तो वो डायरेक्ट इस पे चला जाएगा, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल। द बेटर इज की गो थ्रू द राकेश यादव पब्लिकेशन सर या फिर किरण पब्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट चलते ये हैं। सर। अब वसीम भाई, हमारे मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई, अब हम इंग्लिश को लेके बात करते हैं। इंग्लिश को वसीम भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अ, हवा समझ के रखा है, हलवा समझ के रखा है एक्चुअली। मैं अपने जब मैं ऑन एंड ऑन बोर्ड पे वीडियो बनाता हूँ वहां पे मैं लोगों को सजेशन करता हूँ, गाइड करता हूँ कि आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। और वहां पे मैं इस चीज पे काफी फोकस मतलब रखता हूँ कि भाई इंग्लिश को हवा समझा जाता है। भाई इंग्लिश के बारे में क्या है आपकी सजेशंस, इंग्लिश के लिए क्या सोर्सेज आपने और कैसे किया आपने। हाँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि जो भी हमारे जेकेएसएसबी के सिलेबस में जो पोर्शन होते हैं जनरली, मतलब इन जनरल, जैसे कोई बड़ा एग्जाम जैसे एनटी हो गया या एसआई हो गया, तो जनरली जो सिलेबस में रहता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस,
मैथ्स, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर या जे-एंड-के का जो पोर्शन है करंट अफेयर, ये जनरली रहता है। तो इसमें से जनरली मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उन वो क्या करते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश को जनरली मतलब नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं कि चलो ये हो जाएगा, या बहुत सारे ऐसे हैं साइंस को भी उतना नहीं। बट मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस की है कि आपका अगर एक पोर्शन वीक होगा ना, तो मतलब आपका चल पड़ेगा काम, बट हम्म। 2 पोर्शन कभी भी वीक नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल। इसीलिए जैसे इंग्लिश है, मतलब स्पेशली मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश मतलब मैंने अभी तक आज तक कभी पढ़ी नहीं। वही मतलब जो 5th से लेके 12th तक जो मेरी इंग्लिश थी, वो मेरी ठीक थी, मतलब अच्छी हम्म। इंग्लिश थी। हम्म। इतनी अच्छी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस करने में अच्छी इंग्लिश थी। तो मैंने मतलब ना फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, चाहे उनकी तैयारी नहीं भी की हुई थी जेके एसएसबी के मोस्टली 2020 से। तो हर एक एग्जाम को जो मैंने अटेम्प्ट किया, तो मेरे जो है हर एक एग्जाम में मार्क्स इंग्लिश में जो है 20 में से 16 17 रहते थे। तो फिर स्पेशली मैंने एसआई में भी और जूनियर असिस्टेंट में भी इंग्लिश नहीं पढ़ी। वो इसलिए क्योंकि मेरे वहाँ पे मार्क्स अच्छे रहते थे और ऑटोमेटिकली अच्छे रहे। बट फिर भी मतलब जिसकी इंग्लिश वीक है तो उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को जिनकी इंग्लिश मतलब थोड़ी वीक रहती है इन एग्जाम्स में। तो ओके। उसको फिर स्ट्रांग बनाना है, तो बट इंग्लिश में ना आपको एक अच्छा टाइम देना है। ये नहीं कि मैं 20 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा। आपको मिनिमम इंग्लिश में 2 से ढाई महीने देने हैं, डेली का 1-2 घंटे पढ़ के। ऐसा नहीं है कि अब 1 महीने में हो जाएगा, 1 घंटा पढ़ना है बस। इस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फिर इंग्लिश को आपको अच्छे से स्ट्रांग बनाना है। आपको प्रैक्टिस करनी है एरर वाले क्वेश्चन पे, थोड़ी-सी वोकैब आपको स्ट्रांग करनी है। चाहे आप उनको याद करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है। तो इसके लिए मतलब यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बुक मेरे पास थी, वैरेन मार्टिन की बुक थी मेरे, उसपे अच्छा है वैसे उसपे भी, बट मैंने फिर वो कभी पढ़ी नहीं। एक बार स्टार्ट की थी, तो उसके बाद फिर पढ़ी नहीं कभी। तो ठीक। मुझे लगता है वो बुक वैसे अच्छी बुक थी। तो बाकी एमसीक्यू के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं यूट्यूब से। इंग्लिश को अगर वैसे अगर आपको पढ़ना होगा तो यूट्यूब से भी मतलब हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा-सा उसमें रूल्स वगैरह याद करने पड़ते हैं। तो हाँ। यूट्यूब का फिर मुझे उतना उसका नॉलेज नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि पढ़ाते हैं कोई एसएससी वाले भी है, जेके जम्मू कश्मीर वाले भी कुछ पढ़ाते हैं इंग्लिश। वसीम भाई, एसएससी के एक बहुत ही फेमस, मैं एक नहीं बल्कि दो यूट्यूबर्स के नाम लेना चाहूंगा। एक है जयदीप सर, शायद आपने नाम सुना होगा। और एक है इनका नाम नहीं सुना है। अ, और एक है जयदीप सर जो काफी अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, एसएससी लेवल का वोकेबलरी पढ़ाते हैं। और इंग्लिश का जो मतलब हुँ। बेसिक रूल्स वगैरह हैं वो पढ़ाते हैं। अ, उसके अलावा एक और मैम का नाम है, मैम का नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैम का नाम, जस्ट अ मिनट। हाँ, नीतू मैम। तो नीतू मैम भी काफी अच्छा पढ़ाती हैं, हाँ, ये इनका दो मैंने टीचर्स सुना हैं। है। आपने हाँ, इनका नाम नीतू मैम सुना का मैंने होगा सुना शायद, है, मैंने नीतू पढ़ा मैम है। का। यस सर, यस सर, नीतू मैम का सुना है मैंने नाम। ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब हम आते हैं मेन कंपोनेंट यानी कि जीएस कंपोनेंट पे। वसीम भाई, इससे पहले कि मैं आपको जीएस की स्ट्रेटेजी पूछूं आपने क्या फॉलो की, एक चीज यहाँ पे मैं आपके साथ ओपनली शेयर करना चाहूंगा। वसीम भाई, मैंने जहां यस तक सर। ऑब्जर्व किया, जहां तक मैं लाइब्रेरीज में गया, जहां तक मैंने अपने दोस्तों से बात की और मेरे दोस्तों से पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनथक मेहनत करते हैं वसीम भाई, जो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक पूरा रगड़ा कर मतलब देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और वसीम भाई पता है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पूरा दिन भर जीएस पढ़ते हैं। तो जीएस पे बहुत ज्यादा हाँ, बच्चे ये फोकस करते हैं, बहुत अनलिमिटेड सोर्सेज फॉलो करते हैं। तो मुझे बताए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे सबसे पहले जब आपने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया था वसीम भाई। सर मेरा जो जीएस का रहा है अभी तक थोड़ा-सा मेरा मुझे लगता है बाकी सबसे शायद अलग रहा होगा। मैंने जब 2017 में जब मैंने एसआई की तैयारी स्टार्ट की थी, तो तब मैंने 3 मंथ्स की कोचिंग ली थी, जेनेसिस, सर जेनेसिस एक इंस्टीट्यूट है जम्मू में, वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी। तब कुछ पता नहीं होता था, इसका जीके का कुछ पता ही नहीं था कि जीके-शीके क्या है, क्योंकि साइंस पढ़ी हुई थी। तो वहाँ पे जो है आज तो वो जेनेसिस शायद उनका 2 पार्ट्स हो गए हैं। वहाँ पे राहुल सर मतलब ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो ओके। उन्होंने मतलब ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाई। आज भी अगर मुझे कभी जाना होता है स्पेशली ज्योग्राफी पेपर में एग्जाम देने के लिए, तो उनकी कॉपी जो मैं रिवाइज करके जाता हूँ। तो जेनेसिस से वहाँ से हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा बहुत मतलब बेसिक सा पता चल गया। बाद में फिर बुक्स ही पढ़ी। तो
बाकी इकोनॉमी वगैरह फिर बाद में यूट्यूब वगैरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा आपको जैसे मेरी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी। अ, उसके मैंने नोट्स बनाए थे जेकेएसएसबी लेवल के मॉडर्न हिस्ट्री के। वैसे उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मैं पहले आपको अपना बताता हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा कि जेकेएसएसबी के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो वहां से उसके नोट्स बनाए थे, फिर सिर्फ उसके नोट्स ही रिवाइज किए, दोबारा स्पेक्ट्रम पढ़ी नहीं। ओके। तो एंशंट और मेडिवल के लिए मैंने अ, इसके लिए मैंने पढ़ी थी तरुण गोयल मैंने पढ़ी थी, और उसके भी मैंने मगर नोट्स बनाए थे क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा मटेरियल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है कि अब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने लग जाए हिस्ट्री के। अब जिसके पास बहुत सारा टाइम है, जो कोई बिगिनर है अभी, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, पढ़ भी सकता है वैसे। अच्छी है उस पे मटेरियल, एनसीईआरटी पे तो अच्छा ही होता है। हम्म। तो मैंने वहां से तरुण गोयल से उसके भी मैंने नोट्स ही बनाए थे क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा मटेरियल है। जेकेएसएसबी लेवल का, जेकेएसएसबी का थोड़ा सा जीके का लेवल थोड़ा सा ज्यादा मतलब हाई नहीं रहता है। वैसे एसआई का पेपर अच्छे लेवल का आया था जीके का। बट हम्म। आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जीके का लेवल थोड़ा सा ढीला ही है। सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का लेवल अच्छा पूछ रहे हैं आजकल। तो वो मैंने वहां से फिर उनको मैंने पढ़ा, फिर उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन था, तो मेरे पास बुक थी नितिन सिंघानिया, उसके भी मगर नोट्स बनाए क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बुक है। तो उसके बस उतने ही नोट्स बनाए जिस लेवल का जेकेएसएसबी पूछ रहा है। जैसे कि वो आर्किटेक्चर है हमारे पास, या डांस म्यूजिक जो भी है, मतलब जितना भी आता है उसमें, तो उसके जो है सारे के नोट्स बनाए थे। तो वो नोट्स मैंने उन्हीं उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज करता रहता हूँ। तो ये था हिस्ट्री। तो फिर हमारे पास जो पॉलिटी है, पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी 2-3 बार, उस टाइम पे जब मैं केएस की तैयारी करता था। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा नहीं पढ़ा उसको। फिर आज जब भी मैं एग्जाम के लिए रिवाइज करने जाता हूँ तो मैं तरुण गोयल को ही रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उसमें जो है चीजें दी हुई हैं थोड़ा शॉर्ट में है। तो अब तरुण अगर हम उसको लक्ष्मीकांत को दोबारा से पढ़ने लग पड़े तो फिर वो बहुत बड़ी बुक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से, वैसे किसी के पास ल्यूसेंट भी है, ये मैंने भी देखा, ये लाइब्रेरी में ट्रेंड होता है। अगर एक लाइब्रेरी में ल्यूसेंट चल रही है तो फिर हर कोई ल्यूसेंट ही पढ़ता है। किसी में अगर तरुण गोयल होगा तो हर कोई तरुण गोयल पढ़ता है। तो मैंने एसआई के लिए स्पेशली, मैंने मेरे पास जो टाइम बचा हुआ था एसआई के लिए कोई 1 महीना, तो मैंने तरुण गोयल पकड़ी। मुझे किसी ने बताई कि ये इस पे शॉर्ट है, तो मैंने उसको पढ़ा। तो ठीक बुक है, मतलब उसमें ज्यादा गलतियां नहीं है, उसमें अच्छी बुक है। तो फिर ज्योग्राफी का तो मैंने आपको बताया, मैंने वो नोटबुक बनाई थी। उसके बाद फिर बाकी यूट्यूबर से भी मैंने कंसल्ट किया, मतलब कुछ यूपीएससी वाले के ज्यादा थोड़ा डिटेल में, बट मैंने देखा जेकेएसएसबी का उतना लेवल नहीं है, स्पेशली जीके में। कुछ पेपर्स में वैसे जीके में उनका अच्छा लेवल रहा, जैसे इलेक्शन असिस्टेंट का मैंने पेपर दिया था, उसका भी अच्छा लेवल था। ये अभी हमारा ये है एसआई का में भी जीके का लेवल, ज्योग्राफी का भी लेवल ठीक था। बट जो अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वीएलडब्ल्यू हो गया, फाइनेंस हो गया, तो इसमें जीके का नहीं है। हम्म। तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल नहीं रखना है, शॉर्ट मटेरियल रखना है। हर एक, जैसे मैंने आपसे हिस्ट्री की बता दी, हिस्ट्री के लिए आप जो है मॉडर्न जो ये स्पेक्ट्रम है, अगर स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़नी है आप तरुण गोयल से भी कर सकते हो। उसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न बहुत अच्छी दी हुई है। उसमें पॉलिटी भी बहुत अच्छी दी है, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी दी है। बट ज्योग्राफी का ये है कि जो लॉजिकल पोर्शन है, जैसे बेसिक ज्योग्राफी है या क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है, तो जिसमें मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब से फिजियोग्राफी। वीडियो देख सकते हो। हम्म। तो साथ में बट हाँ, फिजियोग्राफी हो गया, या जो क्लाइमेट का जो बेसिक्स है। अभी जेकेएसएसबी में तो जनरली रखते हैं सिलेबस में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ में क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जो बेसिक बेसिक क्लाइमेट होता है, जिसमें हम विंड्स पढ़ते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, या बाकी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो उसके लिए अगर आपको जैसे ओशियनोग्राफी वगैरह, तो उसके लिए अगर आप यूट्यूब से कंसल्ट करते हो कोई भी, बट ये है कि ओनली यूट्यूब पे आपको कभी भी नहीं रहना है, बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती मैंने पंचायत अकाउंटेंट में की थी, मैंने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी थी। तो ओनली यूट्यूब जो है मेरे हिसाब से जो है सफिशिएंट नहीं होता है। अगर यहाँ मैं देखूं जेएंडके में पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो मैंने मोस्टली मैं हर एक का कोर्स रखता हूँ पेड भी, बट देखा मैंने वहां पे जो है एक फुल वो चीज नहीं मिलती है। तो इसलिए आपके पास कोई ना कोई एक बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास है टाइम, जैसे एनसीईआरटी 11-12, हम्म। मतलब वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़ बिल्कुल सकते हो बिल्कुल। आप। बट उनका ये है कि उनके आपको नोट्स बनाने हैं, हम्म। तो नोट्स बना के बाद में आपको रिवाइज, ये नहीं कि एग्जाम टाइम में आप फिर एनसीईआरटी को खोलो, फिर उसमें कुछ चीजें बेकार भी दी होती हैं, मतलब बिल्कुल जो थ्योरेटिकल होता है। आपको जो है एग्जाम के टाइम जो है टू द पॉइंट चीजें चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मेन पोर्शन इकोनॉमी का जैसे पोर्शन है, तो इकोनॉमी का पोर्शन थोड़ा ये है कि जेकेएसएसबी जनरली बाकी एग्जाम में तो माइक्रो इकोनॉमी भी पूछती है, बट जनरली जैसे हमें एसआई में जूनियर असिस्टेंट में तो इकोनॉमी थी नहीं। जो हमारा इकोनॉमी का जो मेन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी है, तो मैक्रो इकोनॉमी में जनरली हमारे पास 3 ही टॉपिक होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और जीडीपी, बाकी सारा इसमें कवर हो जाता है। तो इसके लिए
देखा जाए तो इकोनॉमी आपको, जिसका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमी जो एसएससी के जो मतलब एसएससी नहीं, जो यूपीएससी लेवल के जो पढ़ाते हैं, या तो उनसे मतलब बेसिक कंसेप्ट सीख लो एक बार, उसके लिए नोट्स वगैरह बना लो। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी जो मैंने अभी तक देखा है, बेस्ट इकोनॉमी जो पढ़ाई है वो आफाक सर ने पढ़ाई थी, जो जेके सिविल सर्विस वाले हैं। हम्म। अगर एक हम जेके एसएसबी के लेवल के हिसाब से देखा जाए, या जेके पीएससी लेवल की भी मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी एक टाइम पे। बट वैसे मैंने जनरली जो है इकोनॉमी भी मैंने 2017 में एसआई के टाइम पे थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो लॉजिक पता चल गया था। तो उसके बाद फिर ज्यादा मैंने फिर पढ़ा नहीं, फिर नोट्स वगैरह किसी ने भेजे थे, थोड़ा डिटेल में वो नोट्स थे उनको पढ़ा। तो मतलब ऐसे लॉजिक, एक बार इकोनॉमी का ये है कि लॉजिक क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तो आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं इधर भी जेके, जैसे शायद वो ईएसीटी क्लासेस करके है, या जो भी वगैरह पढ़ाते हैं। तो मैंने ज्यादा ये पढ़ा नहीं जीके वगैरह यूट्यूब से, बहुत से ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक्स मैंने यूट्यूब से देखे थे, यूपीएससी लेवल के। आपने सिर्फ तो उनसे जो है यूट्यूब चीजें से क्लियर हो सिर्फ गई। ज्योग्राफी पढ़ा, बाकी यूट्यूब से आपने किसी और यूट्यूब की हेल्प नहीं ली? हाँ, और ज्योग्राफी का भी मैंने जो है क्लाइमेट वाला कुछ पोर्शन जो है यूट्यूब से पढ़ा था। बाकी सारा मतलब मैंने वही बुक्स वगैरह ही देखी। ओके। तो उसके बाद हम्म। इन्वायरमेंट का जो जैसे पोर्शन है हमारे पास, ये मैं बता दूं। तो इन्वायरमेंट मैंने एसआई के एग्जाम तक मैंने इन्वायरमेंट कभी पढ़ी नहीं थी। वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, थोड़ा बहुत कभी क्वेश्चन निकल जाता था, रेंज में आता था, तो नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता था। हम्म। तो फिर मुझे मेरे पास एक पीपीटी आई थी, एक सी ए लतीफ जो थे, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने जैसे अकाउंटेंसी पढ़ाई है, उनकी मेरे पास उस चैनल की मेरे पास एक पीपीटी मुझे किसी ने भेजी। तो वो मैंने ऐसे, वो बहुत बड़ी पीपीटी थी, तो लैपटॉप पे खोल के ही पढ़ी। तो मुझे अच्छी लगी, मतलब उस पर ज्यादा कुछ बेकार भी नहीं दिया था, और वहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए। ऐसे वो सफिशिएंट नहीं है, बट ये है कि अगर उसको आप पढ़ते हो उसके बाद, एक चीज मैं और ऐड करना भूल गया, कि ये मैंने जितनी भी चीजें बताई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इसमें ये है कि जैसे आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करने हैं। और बिल्कुल। उनको फिर, जैसे आज पढ़ा तो नेक्स्ट डे जो है पढ़ाना आपको रिवाइज करना है। मतलब हफ्ते में आपकी 1-2 रिवीजनें हो रही हैं, फिर महीने में आपकी 4-5 रिवीजनें हो रही हैं। तो सोर्स कम रखो, बट एग्जाम तक मतलब मिनिमम आपकी जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है 12 से 15 रिवीजन होनी चाहिए। अगर इतनी होंगी तो आपको पेपर में जो है, बहुत सारे बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर आपने इतनी रिवीजन की होंगी तो वहां पे टाइम बच जाता है, जनरली जो मेरे साथ भी हुआ है। वसीम भाई, तो मैं यहाँ ईवीएस में पे भी ऐसा ही है, आपको अगर आप वो। इंटरप्ट करना चाहूँगा। सॉरी। मैं यहाँ पे एक चीज़ यस सर। आपसे जानना चाहूँगा कोई बात कि नहीं। पता क्या होता है यार, असल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी आपने बात की ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में आपने कहा कुछ टॉपिक्स हैं आपने एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो या कुछ ऐसे लोग होते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे टॉप क्लास के जो ज्योग्राफी इंडिया लेवल का, यूपीएससी जेकेपीएससी लेवल का, मतलब पीएससी लेवल का अच्छा पढ़ाते हैं। पीडब्ल्यू के फिजिक्स वाला के बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स हैं, जो फिजिक्स वाला अलग पांडे सर हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ओनली आईएएस करके, वहां पे आप देखोगे इंडियन इंडियन ज्योग्राफी पे मैंने देखा काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। तो वसीम भाई क्या होता है कि मान यस सर। लीजिए किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि उससे कोई पढ़े, मैं आई एम जस्ट, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर अगर एक सीरीज पढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ज्योग्राफी का पढ़ना स्टार्ट करते हैं वसीम भाई, जैसे हमने फिजियोग्राफी पढ़ा, उसके बाद हमने क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट के बाद हम वेजिटेशन पे आ गए, वेजिटेशन के बाद हम सब्सिक्वेंटली बाकी टॉपिक्स पे आगे, या हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पे अगर आ गए, तो खैर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मेरे हिसाब से यहाँ पे उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है जेकेएसएसबी के एग्जाम से। बट अगर कोई नायब यस तहसीलदार सर। के लिए पढ़ रहा है, या अगर कोई ऐसे हाई लेवल पीएससी के लिए पढ़ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की और एक्सपीरियंस की वसीम भाई, की बच्चे ऐसा करते हैं कि वो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद नोट्स बनाते हैं, और वीडियोस देखते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं, और पिछले वाला रिवाइज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको यस सर। फिजियोग्राफी का बताया, अब फिजियोग्राफी पे यस सर। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी, एक सीरीज उन्होंने बना के रखी है, फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी की एक सीरीज बन के रखी है, एक प्रॉपर क्लासेस 1 2 3 करके। तो मैंने फिजियोग्राफी की क्लास देखी, फिर क्लाइमेट की देखी, मतलब फिजियोग्राफिक डिविजन्स की देखी, फिर उसके बाद क्लाइमेट की देखी, इस तरह से बाकी वेजिटेशन की देखी, और पीछे का छोड़ रहा हूं, मैं आगे पढ़ते जा रहा हूं। तो
इस तरीके को आप कैसे देखते हो? क्या ये तरीका सही है या गलत? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं वसीम भाई। ये तरीका तो सर गलत ही है। इसमें यही है कि जो मतलब मैंने भी नोटिस किया है, सबसे पहले जैसे सर हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने हिस्ट्री का ही कोई पढ़ा या पॉलिटी का कोई भी टॉपिक, चाहे फंडामेंटल राइट, मतलब बिगिनर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, आज ये चीजें तो अब कॉमन हो गई है वैसे। हम्म। तो इसमें ये है कि जैसे आप पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग रहता है, जैसे आपने आज पढ़ा कोई टॉपिक, तो नेक्स्ट डे जब आपने आगे पढ़ा तो आपको पहले जो है पीछे वाले को भी रिवाइज करना है। ऐसे जब फिर थर्ड डे पे आप किसी टॉपिक पे जाते हो तो पिछले वाले 2 टॉपिक रिवाइज करने हैं। तो ऐसे आपकी हफ्ते में जो है वो पढ़ा हुआ जो है वो उसकी मिनिमम 4 से 5 रिवीजन एक हफ्ते में ही हो जाती है। तो ओके। फिर बीच में फिर आप कोई संडे आप रख सकते हो, संडे में जो है फिर जैसे 15 दिन में एक संडे रखा, उसमें पुराना रिवाइज किया। तो ऐसे महीने में तो फिर जैसे नेक्स्ट महीने में कोई, फिर ऐसे महीने के 2 महीने के बाद कोई ऐसा, तो मतलब एक टाइम टेबल, एक इस तरीके से शेड्यूल बनाना है। ये टाइम टेबल पे भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया कि टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगा, मतलब आप दिन में अगर 7 8 या 6 7 8 घंटे भी पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा है। बट जब आपका एग्जाम का टाइम आता है, जैसे आपकी नोटिस आ गई, या पता चल गया कि 20 दिन के बाद एग्जाम है, तो उन 20 दिन में मतलब बहुत सारा टाइम, जूनियर असिस्टेंट के टाइम, चाहे उस टाइम पे जॉब नहीं थी, टेंशन भी बड़ी होती है, तो मतलब 16 to 17 आवर्स भी आप पढ़ सकते हो उस टाइम पे। बट ये नहीं है कि ये 16 to 17 आवर्स आपको जो है पहले से ही पढ़ना है। पहले से आपको वही 7 8 घंटे पढ़ना है। तो फिर जो एग्जाम के टाइम तक आपकी एनर्जी बची होगी, तो उस एनर्जी को वहां पे इंसान यूज करे। तो बट ओके। ये कि रिवीजन वही है कि रिवीजन साथ साथ रखनी है। हमें ऐसी बेसिकली ये होता है कि हम आगे पढ़ते जाते हैं, उसमें थोड़ा मजा आता है, पीछे हम रिवाइज करते नहीं है। ठीक। बट उसका जो है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पीछे जो है रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वही है कि एग्जाम के टाइम में फिर ऐसा फील होगा कि हाँ, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ये वो। तो अगर चीजें रिवाइज की होंगी तो वहां पे फिर वो वाली दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो ये आ गई हमारी ओवरऑल इन जनरल। तो अब हम आते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं जेके पीएसआई की, जो हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं। वसीम भाई, आपका ओवरऑल क्रक्स में अब हम कंक्लूड करेंगे। वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबा हो चुका है और कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि यस सर। हमारा मकसद है जो भी बातें हैं वो खुल के बाहर आए। जो क्वालिफायर्स हैं वो क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं और नॉन क्वालिफायर्स क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं, इन चीजों का काफी डीपली खुलासा होना चाहिए वसीम भाई। तो अब यस सर, मुझे यस आप सर, हाँ, बताइए। मैम तो सर यही है। हाँ, अब मुझे आप बताइए, जो जेकेपीएसआई का नई वैकेंसीज आने वाली हैं इसके बारे में आपका इन जनरल, आप क्रक्स में आप क्या गाइड करना चाहोगे जितने भी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं? मैं तो सर यही बताऊंगा कि जो अभी का टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना है। मतलब अभी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है, तो इसको, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जिसके पास टाइम है अच्छा खासा, तो वो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ले। जैसे अभी हमने जैसे कंप्यूटर की बात नहीं की, तो कंप्यूटर मतलब हम्म। यहाँ पे जे में जैसे मैंने तो बहुत सालों से पढ़ा है कंप्यूटर। फिर मतलब कंप्यूटर जो थोड़ा जो है मतलब अच्छा हो गया है। ऐसे एक सबसे बेस्ट बुक जो मैंने देखी है कंप्यूटर की, वो है आती है अनीता गोयल की। बट अगर आप अरिहंत भी पढ़ोगे तो वो भी काम चल जाएगा वहां से। और बट ये है कि वीडियोस देखनी जरूरी है। मैंने तानिया मैम की देखी थी जेके एग्जाम क्रैकर से, या अंजुम शाकिर वगैरह, मतलब हर एक की देखी थी। कोई भी छोड़ा नहीं था, कंप्यूटर आता नहीं था। तो और इसमें यह है कि कुछ चीजें आपकी ऐसी होंगी कि जो आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो फिर उसको आपको जो है टाइम देना है उसको अच्छे से। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं साइंस और इंग्लिश बहुत कम पढ़ता हूँ। अगर नहीं है तो फिर उसको भी स्ट्रांग बनाना है, तो आज से ही इसके लिए लगे रहना है। ये नहीं है कि अब जब पोस्ट आएंगी फिर देखेंगे उसके बाद हो जाएगा, तो फिर वैसे नहीं होगा। और वही आपकी बात है, जैसे आप बता रहे थे कि जीके को बहुत ज्यादा हम टाइम देते हैं। अगर एसआई जैसी पोस्ट है तो आप जीके को टाइम दो, क्योंकि वहां पे फिर बहुत सारा जीके से आता है। जैसे करंट अफेयर जो है, हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे एग्जाम्स में। एसआई में भी 15 से 20 मार्क्स का जो है करंट अफेयर हर एक शिफ्ट में पूछी हुई थी। तो वही क्रक्स यही है कि स्ट्रेटजी इस तरीके से रखनी है कि ऐसे पढ़ता तो हर कोई है, बट स्ट्रेटजी इस अकॉर्डिंग बनानी है कि बाकियों से थोड़ा सा अलग हो, मतलब जिससे आप एग्जाम में जो है क्वालिफाई करो। उसमें यही है कि वही रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और
ये हर कोई वैसे बताता है कि आपको जो सोर्स रखना है वो एक ही रखना है। फिर आप वो चूज़ करो, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उनके फिर नोट्स बनाओ। अगर आपको तरुण गोयल पढ़ना है तो फिर उसको पढ़ो, मतलब उसमें जो है लाइन्स वगैरह दे के रखो, या उसके भी अगर नोट्स, जैसे नोट्स बनाने की उसमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। और ये होता है कि एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि मतलब जो ना सिलेक्टर्स को जो थोड़ा-सा अलग बनाता है, वो ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रह रही है, तो आप उसको अलग से लिख के रखो। फिर उसको मतलब आप कभी-कभी खोल के देख सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, हर एक में वो होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं याद नहीं रहती हैं। तो ओवरऑल जैसे जेएंडके का भी आजकल ना बहुत सारा पूछते हैं, तो जेएंडके को कोई अच्छे से डिटेल में मेरे पास तो वैसे मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं, मैंने ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ से पढ़ा था उस टाइम पे। तो हम्म। बट जैसे खलील पब्लिकेशन की भी आजकल आ रही है, उससे क्वेश्चन निकल रहे हैं, या मुकेश शर्मा की भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है हैवी बुक, तो इससे भी आप पढ़ सकते हो। तो वही बात है कि रिविजन्स करनी है उनके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और स्ट्रैटेजी इस अकॉर्डिंग रखनी है कि मुझे इस टाइम तक जो है इतना करना है, तो थोड़ा वहाँ से ये रहता है कि नहीं, हाँ, मैं कर लूँगा। तो अल्टरनेट, जैसे आप दिन में आपने 3-4 सब्जेक्ट्स को जो आपने जो है दिन में तोड़ना है, ये नहीं कि अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन हिस्ट्री ही पढ़नी है। वैसे हर एक का अपना-अपना है इसमें, बट जनरली ये वाला जो है बेस्ट रहता है। तो ओके। बस इसमें यही है, बाकी ये है कि जो भी चीज़ पढ़नी है वो, जैसे साइंस वगैरह को जो है दिल से पढ़ना है उसको भी। ये नहीं है कि अब बस एग्ज़ाम टू द पॉइंट। वैसे साइंस के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो 9th-10th की साइंस है, एनसीईआरटी। वहाँ हम्म। से बाहर मतलब क्वेश्चन ही आते हैं, उधर हम्म। से ही आ जाते हैं। तो अगर आपको वहाँ से नहीं पढ़ना है तो फिर शॉर्टकट में अगर चलाना है काम, तो तरुण गोयल से भी पढ़ सकते हो। अगर बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे अभी टाइम है। अभी कब एडवर्टाइज़ होंगी, नहीं होंगी, तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में आपने जो भी वीक पोर्शन है उसको, किसी की बिल्कुल। वीक है या किसी का मैथ वीक है, तो जब तक ये पोस्ट नहीं आती है तो वीक वाले पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करो। इस टाइम पे वो जीके के पीछे, कंप्यूटर के पीछे मत भागो, क्योंकि वहाँ पे जो है हर कोई बराबर मार्क्स लाता है। फिर बाद में जब पेपर में मैंने देखा है कि मैटर वही चीज़ें करती हैं जो किसी का वीक होता है और किसी का स्ट्रॉन्ग होता है। हम्म। बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रैटेजी इस टाइम पे जो है एसआई के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, फ्यूचर की जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए यही है कि जब पोस्ट आती हैं, एडवर्टाइज होती हैं, उसके बाद जनरली आप जीके वगैरह सब पढ़ो, बट जो मेन चीजें जैसे साइंस, इंग्लिश है, मैथ्स है, ये टाइम लेती है, तो इनको टाइम दो। अब ये ऐसी नहीं है कि आपको जो है फ्री में मतलब ही नहीं मिल जाएंगी। अगर किसी जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है साइंस को ज्यादा। बिल्कुल।